हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलो ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है स्पार्स। स्पार्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेंस, एक होता है स्पार्स। इंडिया एक बहुत ही डेंस कंट्री है, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उस एरिया में जो नंबर, एक सिमिलर एरिया में नंबर ऑफ पीपल लिविंग बहुत ज़्यादा है, इसको बोलते हैं डेंस। ऑस्ट्रेलिया एक स्पार्स कंट्री है। स्पार्स का मतलब है एरिया, अगर उसमें ही एरिया की बात करें तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बहुत कम रह रहे हैं। तो स्पार्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम। थिनली डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड, दूर दूर है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। स्कैंटी है, कम है। मीगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्कर। लिमिटेड है। एक वर्ड होता है स्किम्पी होना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्किम्पी, बहुत बड़ा एग्जाम्स में है। स्किम्पी का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही कम होना, मतलब बहुत ही कम होना। अच्छा, इसके अगर कुछ नाउन फॉर्म्स करेंगे तो चलो एडजेक्टिव फॉर्म था स्किम्पी, है ना। अगर नाउन फॉर्म करेंगे तो क्या वर्ड आता है? पॉसिटी। और एक और वर्ड क्या आता है? डर्थ। पॉसिटी और डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी है किसी चीज की, लैक है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि ये दोनों नाउन फॉर्म्स में है। अच्छा, एडजेक्टिव फॉर्म का एक और वर्ड याद आ गया, पॉल्ट्री। इसका मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज बहुत ही ज्यादा कम है। एंटोनिम्स डेंस है, अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है। इसका मतलब क्या है? वो चीज बहुत ज्यादा भरी हुई है, हद से ज्यादा है। चलो इसके मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज बहुत ज्यादा है तो कैसे है? एम्पल अमाउंट में है। कोपियस है मीन्स बहुत ज्यादा है। प्रोफ्यूज है, बहुत ज्यादा है। बाउंटीफुल है मीन्स वो चीज भरी हुई है। भरी हुई है का एक वर्ड और करा था कल की क्लास में, याद आ रहा होगा, टीमिंग है। टीमिंग का मतलब क्या होता है? फुल है। रिप्लीट है, बहुत ज्यादा है। एक नाउन फॉर्म भी होता है बहुत सारा का, मल्टीट्यूड। अब मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? वो चीजें बहुत सारी हैं, ये नाउन फॉर्म है बहुत सारी का। तो इसी का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है मल्टीट्यूडनस। मल्टीट्यूडनस का मतलब क्या हो गया? कि वो चीज भर भर के बहुत ज्यादा है। मिरियाड अमाउंट में है मीन्स बहुत ज्यादा है। स्ल्यू ऑफ थिंग्स लिखा होता है, अ स्ल्यू ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या है? हद से ज्यादा है वो चीज, भरी हुई है। ये सारे वर्ड्स नाउन थे और ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे। हाँ, प्लिथरा में हम कैसे भूल गए? प्लीज थोड़ा और दे दो, प्लीज थोड़ा कर करके आपने भर दिया उस चीज को, फुल कर दिया मीन्स बहुत सारा हो गया। तो जो रिमोट विलेज था, रिमोट मीन्स जो बड़ी दूरी पे, बड़े इंटीरियर एरिया में जो विलेज था, उसमें ना के बराबर मोबाइल फोन का कवरेज था। इसकी वजह से बातचीत करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या है? वो पॉइंट जहां पे लड़ाई हो सकती है। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? लड़ाई वाला पॉइंट, कि किसी बात पे, इस बात पे क्या हो सकती है? लड़ाई हो सकती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, ये वर्ड आपका नाउन है। आ सिचुएशन और प्लेस जहां पे वायलेंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्राइसिस पॉइंट है, हॉटस्पॉट है, क्रिटिकल जंक्चर है। इसका मतलब लड़ाई हो सकती है। एंटोनिम स्टेबिलिटी है, हार्मनी है, पीस है। शांति के कुछ वर्ड्स बताओ जल्दी से। ट्रैंक्विलिटी है, सेरेनिटी है। इसका मतलब क्या है? शांति। अच्छा, हमने लड़ाई की बात करी, मुझे लड़ाई के कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट इज लड़ाई, तो कम्बैट करना, इसको वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज करते हैं, लड़ाई। अगर आप सिर्फ बोल बोल के लड़ाई कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरकेशन, मतलब आपने लड़ाई करी। छोटी मोटी लड़ाई को क्या बोलते हैं? स्कर्मिश। बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, फ्रे। चिल्ला चिल्ला के लड़ाई हो रही है, ब्रॉल। मीन्स क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। अच्छा, कंटेंशन मीन्स क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। फिर और क्या बोल सकते हैं? हाँ, फ्यूड। फ्यूड का मतलब कहते हैं बड़े लंबे टाइम से दुश्मनी है। तो अगर दो लोगों के बीच में बड़े लंबे टाइम से दुश्मनी है, लड़ाई ही लड़ाई है, तो फ्यूड। स्ट्राइफ इज अगेन व्हाट? कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है। बहुत ज्यादा उनके बीच में कंपटीशन है, लोगों के बीच में लड़ाई है, तो राइवलरी है, लड़ाई है। दुश्मनी का और क्या वर्ड हो सकता है? एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी इज व्हाट? दुश्मनी है। फिर दुश्मनी के और वर्ड्स लिख लेते हैं। हॉस्टिलिटी है,
एक्रीमनी है, मीन्स दुश्मनी है। एंटागोनिज्म है, दुश्मनी है। बेलिजरेंस है, मतलब क्या है, दुश्मनी है। आपस में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, आपस में सिर्फ क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। फ्रिक्शन है, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो उसका वर्ड क्या होता है, डिसेंट है, मीन्स लड़ाई ही लड़ाई है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दिस वर्ड्स वर नाउन्स। बेलिकोज में रूट वर्ड था बेली, बेली रूट वर्ड का मीनिंग होता है वॉर। एक्रीमनी में रूट वर्ड था ACR, इसका मीनिंग होता है कड़वा, बिटर, कड़वाहट। तो बॉर्डर रीजन एक लड़ाई का पॉइंट बन चुका है मिलिट्री टेंशन के लिए दोनों कंट्रीज में। तो दोनों कंट्रीज में लड़ाई किस बात पे हो रही है, बॉर्डर पे। अगला वर्ड कंटेंशियस आ गया, अभी कंटेंशन पढ़ा, कंटेंशन नाउन था, लास्ट में OUS लग रहा है, तो इसी वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, कंटेंशियस। तो कोई चीज जो लड़ाई करवा दे उस चीज को आप क्या बोलते हो, उस चीज को आप कंटेंशियस बोलते हो। कॉन्ट्रोवर्शियल है, डिबेटेबल है, डिस्प्यूटेड है, इसका मतलब क्या है, उस चीज पे लड़ाई हो सकती है। अच्छा मुझे एडजेक्टिव फॉर्म्स बता दो सारे लड़ाई के। कोई इंसान बड़ा लड़ाकू सा होता है, तो वो इंसान कैसा होता है, बहुत लड़ाकू इंसान को आप क्या बोलते हो, कैसा है वो, बेलिजरेंट है। बेलिकोज है, बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है, इर्कसम है। पीविश है, बहुत ही चिड़चिड़ा सा रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पेट्यूलेंट है। कॉम्बैट का वर्ड क्या बना, कॉम्बैटिव है, लड़ाकू सा है, बहुत ज़्यादा लड़ाकू सा है। और कोई वर्ड याद आ रहा हो ऐसा इंसान, हाँ, हॉस्टाइल का, हॉस्टिलिटी का वर्ड क्या बना, हॉस्टाइल है। एक वर्ड होता है फीस्टी है, मीन्स बहुत ही लड़ाकू है, पूरे टाइम अग्रेसिव रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, पूरे टाइम लड़ता झगड़ता रहता है। बहुत ही कैसा है, बहुत जल्दी भड़क जाता है। तो ऐसे लोग जो बहुत जल्दी भड़क जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोवोकेटिव, या किसी को भड़काने वाली स्पीच को क्या बोलते हैं, प्रोवोकेटिव। इसका एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है, सेडिशन। सेडिशन क्या होता है, भड़काने वाली स्पीच। इसको डबल स्टार मार करके लिखिएगा। तो ऐसा इंसान क्या, बड़ा टची है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। हाँ, टेस्टी वर्ड कैसे भूल गए हम, टेस्टी है। फ्रैक्शियस है, इरास्केबल है, कॉलरिक है, कॉलेरा बीमारी से, जिस इंसान को कॉलरा बीमारी होगी वो इंसान क्या हो जाएगा, कॉलरिक हो जाएगा, मतलब बहुत ही बैड टेम्पर्ड। मैं अपने आप को साइड कर लेती हूँ, एक मिनट दीजिए। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, ऐसा इंसान क्या होता है, कॉलरिक होता है। एक सेकेंड, हाँ, और वर्ड्स याद करो, कोई और वर्ड जो हमने मिस आउट किया हो, हमें याद ना आ रहा हो। बड़ा क्रैंकी सा रहता है, बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं क्रैंकी रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं। प्रिकली है, बहुत जल्दी, हाँ, कैंटैंकरस वर्ड कैसे भूल गए भाई, कैंटैंकरस है, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा सा वो इंसान है। याद रहेंगे सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, हाँ, पगनेशियस है, राइट, पगनेशियस है। ग्रम्पी है, ग्राउची है, वेरी गुड, ग्रम्पी है, ग्राउची है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। क्वारलसम है, लड़ाकू सा है। एंटोनिम्स, अनकॉन्ट्रोवर्शियल है, अग्रीएबल है, पीसफुल है, सबकी बात मान जाता है। तो जो टैक्सेशन जो पॉलिसी आई है वो एक लड़ाई वाला इशू रहा है पॉलिटिकल स्फीयर में, पॉलिटिकल एरिया में। अगले वर्ड पे आते हैं, पैनेशिया। पैनेशिया क्या होता है, हर चीज का इलाज। रूट वर्ड क्या है, पैन। पैन रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सब कुछ। पहले मैं फिर से स्क्रीन पे आ जाती हूँ क्योंकि मुझे जगह मिल चुकी है स्क्रीन पे, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। पैन रूट वर्ड इज व्हाट, ऑल। सिमिलरली एक और रूट वर्ड होता है ओमनी, जिसका मीनिंग भी ऑल होता है, सब कुछ। तो पैनेशिया इज हर चीज का इलाज, अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज, हर चीज का इलाज, रेमेडी, यूनिवर्सल सोल्यूशन। एक वर्ड होता है एलेक्सिर। एलेक्सिर किसको बोलते हैं, अमृत को बोलते हैं। तो एक ऐसा सोल्यूशन जो हर चीज पे काम करे उसको हम क्या बोलते हैं, एलेक्सिर। तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन ये हर चीज़ का इलाज नहीं है, लर्निंग चैलेंजेस का ये इलाज नहीं है। अच्छा, यहाँ से एक और वर्ड आता है, वो होता है एंटीडोट। एंटीडोट किसको बोलते हैं, जो पॉइजन के अगेंस्ट काम करता है, काउंटरैक्ट्स पॉइजन। एंटीडोट क्या करता है, दैट, ये वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में है, एंटीडोट, पॉइजन के खिलाफ काम करता है, पॉइजन को मारता है।
पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? नाउन था। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तीनों के तीनों नाउन्स थे। स्क्रूटनी, किसी चीज़ को आप जांच कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ को स्क्रूटनाइज कर रहे हो। ये स्क्रूटनी नाउन फॉर्म है, इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? स्क्रूटनाइज करना। अच्छा, स्क्रूटनाइज करना का मतलब क्या होता है? असेस करना। असेस करने का मतलब क्या? आप इवेलुएट कर रहे हो, जांच कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रोब। प्रोब वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब आप उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जांच कर रहे हो। एक फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं, डेल्व इनटू। डेल्व इनटू मीन्स आप उस चीज़ की गहराइयों में चले गए। गो ओवर मीन्स आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? आप उस चीज़ की अच्छे से जांच कर रहे हो। ये दोनों क्या है? फ्रेजल वर्ब्स है। नाउन फॉर्म क्या है? स्क्रूटनी। अच्छा, प्रोब जो वर्ड होता है ना, उसको नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं। तो प्रोब दोनों तरीके से यूज होता है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन किया आपने, एनालिसिस किया, इन्वेस्टिगेशन किया। एंटोनिम्स, नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। इनडिफरेंस भी कह सकते हैं। इनडिफरेंस का मतलब क्या? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस चीज़ से। तो सरकार की जो नई पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जांच हो रही है, और उसकी जांच कौन कर रहा है? उसकी जांच कर रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स। अच्छा, असेस, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक वर्ड होता है एक्सेस, एक वर्ड होता है ये एक्सेस। तीनों में डिफरेंस पता है ना सभी को? ये वाला असेस क्या है? जांच करना। ये वाला एक्सेस क्या है? इसको भी नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज करते हैं, किसी चीज को यूज करना या किसी चीज का हक होना, राइट टू यूज समथिंग। और एक्सेस का मतलब क्या होता है? मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जितना चाहिए उससे कोई चीज ज्यादा हो तो इसका मतलब वो चीज किस में है? वो चीज एक्सेस में है। तीनों में डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, पैरोकियल। सबसे पहले तो इस पर डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पैरोकियल का मतलब होता है ऐसे लोग देखिए जो बड़े छोटी सोच के होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? पैरोकियल। मतलब वो, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा वो लोग घूमे नहीं है, तो इसकी वजह से उनकी जो सोच है वो बहुत छोटी है, वो नए आइडियाज़ के लिए ओपन ही नहीं है, फ्लेक्सिबल ही नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, लास्ट में एल लग रहा है, तो बहुत ही नैरो और बहुत ही लिमिटेड उनका नज़रिया है। वो सिर्फ एक छोटे से एरिया में ही रहते हैं, छोटे सी कम्युनिटी में ही रहते हैं, इस वजह से वो क्या है? बहुत ही नैरो माइंडेड है। तो नैरो माइंडेड है, प्रोविंशियल है। इंसुलर का मतलब क्या होता है? बाहर के लोगों से उनका कोई बातचीत ही नहीं हुई है, या बाहर की दुनिया उन्होंने देखी ही नहीं है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड है। ओपन माइंडेड, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स बहुत मॉडर्न है, ब्रॉड माइंडेड है। तो जो डिस्कशन हुआ लैंग्वेज पॉलिसीज में, वो पैरोकियल इंटरेस्ट पे लिमिटेड नहीं होना चाहिए, छोटी सोच नहीं रखनी है उस डिस्कशन के दौरान। उस समय नेशनल यूनिटी को हमें कंजर्व करना है। अच्छा, ऐसे लोगों को हम कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल। यस। और कॉस्मोपॉलिटन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही मॉडर्न। जो क्या हो? जो आज के जमाने की हो, जो नए जमाने की हो। अगला वर्ड है रिकंसाइल। हाँ, डॉगमेटिक लोग क्या होते हैं? बच्चे का बहुत अच्छा वर्ड आया, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक लोग कौन से होते हैं? जो बड़े कट्टर होते हैं, मतलब जो सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं डॉगमेटिक लोग। ये लोग क्या होता है? बहुत ही ओपिनियनेटेड होते हैं। ओपिनियनेटेड का मतलब क्या होता है? कि अपने ओपिनियन को ही सबसे ऊपर रखते हैं और किसी की बात सुनते भी नहीं है। ऐसे लोग क्या होते हैं? डॉगमेटिक कट्टर। ये वर्ड मतलब बहुत रिजिड होते हैं अपनी बात को लेके। रिजिड होते हैं तो अपनी बात को लेके बायस्ड भी होते हैं, एक तरफा भी होते हैं। बायस का एक सिनोनिम क्या होता है? प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? एक तरफा, किसी को लेके ऑलरेडी अपने मन में एक विचार बना लेते हैं और फिर उस विचार को चेंज भी नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ऐसे लोग क्या होते हैं? फैनेटिकल होते हैं। फैनेटिकल का मतलब क्या है? जिस बात को मानते हैं उस बात को लेके बहुत ही ज्यादा पागल होते हैं। अगर कोई भी इंसान उनकी उस बात को नहीं मानता तो उसके खिलाफ
एम आई ऑडिबल नाउ? क्या अब मैं ऑडिबल हूँ सभी को? छोटा सा वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि बैटरी खत्म हो गई है। चलो आ जाए वापस। यस, आ रही है आवाज? नहीं आ रही अभी भी? आ रही है ना? चलो। हाँ, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, एडमेंट होते हैं, ऑब्ड्यूरेट होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगले वर्ड पे आ जाते हैं, रिकंसाइल। री का मतलब क्या होता है? अगेन, वापस से। ये दो दोस्त थे, ढोलू और शोलू, इनकी लड़ाई हो गई, तो मोनू ने क्या किया, इन दोनों को रिकंसाइल करने की कोशिश करी, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक करने की कोशिश करी, इनकी वापस से दोस्ती करवाने की कोशिश करी। तो रिकंसाइल का मीनिंग क्या होता है? वापस से दोस्ती करवाना। टू रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। किसी लड़ाई को ख़त्म करना, फ्रेंडली रिलेशंस को वापस से क्या करने की कोशिश करना, रिस्टोर करने की कोशिश करना। जब हमने फ्रेंडली की बात करी, बहुत दिन हो गए फ्रेंडली के सिनोनिम्स नहीं करे, एग्जामिनर फेवरेट भी है, बताएंगे फ्रेंडली के सिनोनिम्स। एमीएबल, एमी का मतलब होता है प्यार। एमिकेबल होते हैं वो लोग जो बड़े फ्रेंडली होते हैं। जीनियल होते हैं वो लोग जो बड़े फ्रेंडली होते हैं। कॉर्डियल होते हैं। एफेबल होते हैं। ग्रेगेरियस, ग्रेग रूट वर्ड का मीनिंग होता है ग्रुप, तो ग्रेगेरियस होते हैं। ग्रेगेरियस का मतलब क्या है? उन लोगों को हमेशा ग्रुप में रहना पसंद होता है, ग्रुप से बाहर ही नहीं जाते, मतलब बड़े फ्रेंडली होते हैं। सोशिएबल होते हैं, पूरे टाइम सोशल रहते हैं, उन लोगों को लोगों से बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। और कौन सा वर्ड कह सकते हैं? एक वर्ड होता है कंजीनियल होते हैं। कंजीनियल वर्ड का मीनिंग भी वही है कि मतलब उन लोगों को दोस्ती करना बड़ा पसंद होता है। कंजीनियल मीन्स बहुत ही बढ़िया। कन्वीवियल होते हैं। कन्वीवियल में एक रूट वर्ड है वीवो। वीवो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लाइफ। तो वो लोग जो कन्वीवियल होते हैं वो लोग क्या होते हैं? बड़े खुश खुश से रहते हैं, आराम से दोस्त बनाते रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स कह सकते हैं, बट ये सारे एडजेक्टिव, एक्सट्रोवर्ट नाउन हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी, जबकि ये सारे वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। प्लीजिंग होते हैं, राइट। तो ये सारे लोग क्या हो गए? फ्रेंडली हो गए, खुश रहने वाले हो। लड़ाई को सॉल्व कर देना, सेटल कर देना, डिसॉल्व कर देना, हार्मोनाइज कर देना, चीज़ों को ठीक कर देना। एंटोनिम्स, अब डिसएग्री कर रहे हो, सेपरेट, अलग अलग कर दिया, एलिनिएट कर दिया, अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। तो लीडर्स ने बहुत मेहनत करी किस चीज़ के लिए? जिससे कि जो उनके डिफरेंसेस थे, जिस बात पे लड़ाई हो रही थी, वो खत्म हो जाए। किसके फायदे के लिए? कम्युनिटी के फायदे के लिए, कि लीडर्स आपस में लड़े ना और मिलजुल के काम करें, जिससे कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को फायदा हो। मैम मैं आपका एडिटोरियल 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, इससे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे से कोई भी पूछता है तो मैं आपका एडिटोरियल वाला क्लास ही प्रेफर करने को बोलता हूँ। चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा, एंड आई होप्स आपको और भी फ़ायदा होता रहे जैसे जैसे आप रेगुलर आते रहे। अगला वर्ड क्या है? एम्बिगुअस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एम्बिगुअस पता नहीं क्यों एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, एग्जाम उठा लोगे कोई ना कोई एग्जाम में आपको एम्बिगुअस वर्ड। इसका एक और सिनोनिम जो बहुत एग्जामिनर का फेवरेट है, वेग, और एक इक्विवोकल। ये तीनों वर्ड्स कभी ना कभी मिल ही जाते हैं। एम्बिगुअस का मतलब क्या है? मुझे सोना चाहिए। मैम क्या बोल रहे हो? नींद वाला सोना बोल रहे हो, गोल्ड वाला सोना बोल रहे हो? नहीं समझ में आ रहा, इतना एम्बिगुअस स्टेटमेंट मत बोलो। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या है? जिसके एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। इसमें रूट वर्ड है एमबी। एमबी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बोथ। अच्छा, कुछ एमबी के वर्ड्स करते हैं क्योंकि एमबी के वर्ड्स बहुत बड़े एग्जाम में आते हैं। एक होता है एमबी डेक्स्ट्रस। सभी को याद है एमबी डेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग क्या था? डेक्स्ट्रस मीन्स जो स्किल्ड होता है। तो एमबी डेक्स्ट्रस कौन होता है? 3 इडियट्स मूवी देखी, उसमें एक वायरस करके कैरेक्टर होता था, वो ऐसे दोनों हाथों से लिखता था, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एमबी डेक्स्ट्रस। ऐसा इंसान जो दोनों हाथ यूज कर सकता है लिखते समय। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ सेम स्किल। सेम स्किल से वो दोनों हाथ यूज कर सकता है। डेक्सटेरिटी वर्ड यहीं से बना है। डेक्सटेरिटी शब्द का मतलब क्या होता है? स्किल। अच्छा, एक वर्ड होता है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट क्या होता है? यार मैं ना बैंकिंग की तैयारी कर लेता हूँ,
नहीं यार एसएससी की कर लेता हूँ, नहीं यार डिफेंस की कर लेता हूँ, नहीं पापा के बिजनेस में बैठ जाता हूँ, या कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता हूँ। ये इंसान क्या है? ये इंसान एम्बीवैलेंट है। एम्बीवैलेंट का मतलब क्या हो गया? जिसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो इंसान कैसा है? बहुत ही कंफ्यूज्ड है। उसके अंदर कैसी फीलिंग्स है? मिक्स्ड फीलिंग्स है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, बटा हुआ है दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस में। फिर एक तरह के लोग होते हैं जो एम्बीवर्ट होते हैं। एम्बीवर्ट क्या होते हैं? जो एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, कभी इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। ऐसे लोग एम्बीवर्ट होते हैं जो अपने दोस्त आएंगे तो खूब खुल के बातचीत करेंगे, कोई स्ट्रेंजर आएगा तो उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो सच पीपल आर व्हाट? एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन इज व्हाट? एम्बीवर्ट। फिर एक तरह के एनिमल्स होते हैं जिनको एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग एम्फीबियन होता है। तो ये सारे वर्ड्स एमबी से बने हैं। मैम इतना सारा याद कैसे करूँ? याद करना ही नहीं है इतना सारा। रेगुलर क्लास में आते रहो, मेरी जिम्मेदारी है बार बार बोलने की, आपको बार बार बोलते बोलते अपने आप याद हो जाएगा। बस मेरी जिम्मेदारी है, मैं बोलूंगी बार बार, आपको अपने आप याद हो जाएगा। एंटोनिम्स क्लियर है, डेफिनेट है, एक्सप्लिसिट है, एकदम क्लियर है। तो जो इतना एम्बिगुअस, इतना अनक्लियर स्टेटमेंट था, इसकी वजह से हर कोई इंसान कंफ्यूज था उसके इंटेंशंस को लेके कि वो इंसान चाहता तो चाहता क्या है। एब्सिमल मीन्स बहुत ही खराब, वेरी सॉरी एवरीवन। एब्सिमल का मतलब क्या होता है? वेरी बैड, समथिंग विच इज वेरी वेरी बैड। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो एब्सिमल क्या होता है? वेरी बैड, बहुत खराब। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड्स हैं। मुझे घिनौने के, बहुत ही खराब वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ बहुत खराब है तो कैसी है? सॉर्डिड है, हीनस है। आपको उससे नफरत हो रही है तो रिपग्नेंट है, एबहॉरेंट है। मतलब कैसी है? बहुत ही ज्यादा वो चीज क्या है? खराब है। और कोई वर्ड? नास्टी है, राइट। फ्लैग्रेंट और ब्लेटेंट, मतलब बहुत ही शेमलेस तरीके से वो काम किया गया है। लोथसम है, लोथसम इज व्हाट? नफरत के लायक है। बहुत ही ज्यादा उससे क्या हो रही है? नफरत हो रही है। मतलब वो चीज कैसी है? बहुत ही खराब है। डिबेस्ड है, मीन्स अपनी सारी शर्म और हया उसने, क्या कहते हैं, एक तरीके से मतलब उसका कोई मॉरल वैल्यूज ही नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही खराब है। वाइल, हद से ज्यादा खराब। और क्या बोल सकते हैं? कोई और बहुत ही नेगेटिव वर्ड याद आ रहा हो किसी को? हाँ, एब्सिमल तो यहाँ लिखा ही हुआ है इसलिए नहीं लिख रही, अपॉलिंग नहीं लिख रही, ड्रेडफुल नहीं लिख रही, टेरेबल नहीं लिख रही, मीन्स वहाँ ऑबनॉक्शियस है, राइट। ऑबनॉक्शियस कैसे भूलोगे? ऑबनॉक्शियस है, बहुत ही खराब है। अच्छा, कुछ इनडायरेक्ट सिनोनिम्स। जब ऑथर की टोन बहुत नेगेटिव होती है, बहुत ही खराब खराब किसी को लेके बोला होता है, तो उसका वर्ड क्या होता है? वाइट्यूपरेटिव है। विट्रियोलिक है टोन, मतलब बहुत ही खराब खराब ऑथर ने बोला है। एकर्बिक टोन है, मतलब बहुत ही खराब खराब ऑथर ने बोला है। एक्यूट मीन्स बहुत ही सिवियर, बहुत ही खराब। फिर मैला वाले वर्ड्स लिख सकते हो, मेलिशियस, मेलिग्नेंट, मेलेवोलेंट। इन सारे शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? बहुत ही नेगेटिव। मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स आपके कैसे टोन के शब्द हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव टोन के शब्द हैं। सबका मीनिंग कुछ ना कुछ नेगेटिव से रिलेटेड है। आगे बढ़ी, चलो। ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स। हाँ, डेस्पिकेबल कैसे भूल गए भी? डेस्पिकेबल मीन्स एक तरीके से उससे क्या हो रही है? नफरत सी हो रही है कि वो चीज इतनी ज्यादा खराब है। वेनमस, स्पाइटफुल, नफरत भरी पड़ी है, मीन्स बहुत ही ज्यादा खराब है। चलो, अब यहां आ जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच सबका क्या था? एडजेक्टिव था।
एक्सट्रीमली बैड, एंटोनिम्स एक्सीलेंट बढ़िया है, कमेंडेबल तारीफ के लायक है, एडमायरेबल तारीफ के लायक है, बहुत ही बढ़िया है। तो इतनी खराब स्टेट है प्राइमरी हेल्थ केयर की शहरों में, ये बात चिंताजनक है। हॉरेंडस, राइट, हॉरेंडस, बहुत ही खराब। अगला वर्ड है इनएक्सट्रिकेबली, एडजेक्टिव होता है इनएक्सट्रिकेबल, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो एक ऐसा तरीका जिससे अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो इनसेपरेबली, इनएविटेबली मतलब उससे बच नहीं सकते, इनडिस्टिंग्विशेबली अलग अलग नहीं कर सकते। एंटोनिम्स लूजली है, अलग अलग कर सकते हो, सेपरेबली सेपरेट कर सकते हो, डिस्कनेक्टेड है, अलग अलग कर सकते हो। तो किस्मत जो है इन्वायरमेंट की वो हमारे एक्शन से लिंक्ड है और हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। तो इनएक्सट्रिकेबली का मतलब है अलग अलग हम नहीं कर सकते उसको, वो दोनों आपस में क्या है, अटैच्ड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आते हैं। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा लोगों की कंपनी इंजॉय करता है, इसमें रूट वर्ड है ग्रेग। ग्रेग रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फ्लॉक। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं ना, फ्लॉक इज व्हाट, ग्रुप। तो ऐसा इंसान जिसको ग्रुप में रहना पसंद है वो इंसान क्या होता है, ग्रेगेरियस होता है। बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है। अगला वर्ड है सेड्यूलस। सेड्यूलस इंसान कौन होता है, जो बहुत ध्यान से काम करता है। तो ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेड्यूलस। इसका एक और वर्ड होता है एसिडुअस, बहुत ध्यान से मेहनत कर रहा है। मेटिक्युलस, बहुत ध्यान लगा रहा है। फर्स्टिडियस, हद से ज़्यादा ध्यान लगा रहा है। स्क्रूपुलस भी बोलते थे। स्क्रूपुलस वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है ध्यान से काम करने वाला और एक होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, मतलब कभी भी वो गलत काम नहीं करेगा किसी के साथ। फ्लिकर, कभी कभी जो कैंडल की जो क्या कहते हैं, कैंडल का जो फ्लेम होता है वो फ्लिकर करता है। फ्लिकर का मतलब क्या है, बुझने वाला होगा फिर जल जाएगा, फिर बुझने वाला होगा फिर जल जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लिकर करना। मीन्स वेवरिंग और अनस्टेडी लाइट, मतलब वो लाइट ऐसे मूव कर रही होती है। आपको फ्रीडम दे दिया गया है, इसका मतलब आपको इमेंसिपेशन दे दिया गया है, आपको लीवे दे दिया गया है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आज से तू क्या है, आजाद है। फ्रेजल वर्ब्स, स्टेप अप टू, जब आपको बुलाया गया आपने उस जिम्मेदारी को अपने कंधे पे ले लिया। यू स्टूड अप टू इट। स्टूड अप भी होता है, स्टेप्ड अप भी होती है, स्टेप्ड अप टू इट मीन्स आपने उस जिम्मेदारी को अपने सर पे ले लिया जब आपको बोला गया। सॉर्ट थ्रू, बहुत सारी चीजें थी उसमें से आपने कुछ कुछ सिलेक्ट किया। कम डाउन टू, इतने सारी चीजें थी उनमें से एक डिसीजन आपने लास्ट में बना लिया। इट ऑल कम्स डाउन टू दिस फैक्ट, मतलब ये सारी चीजें इस सच्चाई पर आती हैं। स्टिक टू, बने रहना, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं। एक जो आपने चीज़ सिलेक्ट किया उस पर आप बने हुए हो, यू आर स्टिकिंग टू इट। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। ऑन द सेम वेवलेंथ, आई एंड यू आर ऑन द सेम वेवलेंथ, आई होप, मतलब हम दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तुम मेरी बात समझ रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, हमारा जो ओपिनियन है वो मैच कर रहा है, मीन्स वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ। एक होता है ऑन द सेम बोट, इसका मतलब क्या होता है, वी आर इन द सेम सिचुएशन, हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं, मीन्स वी आर ऑन द सेम बोट। ब्रेक द इंटरनेट, कोई चीज वायरल हो गई। इट हैज ब्रोकन द इंटरनेट मीन्स वायरल हो गई। बहुत लोग, अचानक से मोनालिसा क्या हो गई थी, वायरल हो गई थी कुंभ मेले में। शी ब्रोक द इंटरनेट। बेंड ओवर बैकवर्ड, किसी काम को करने के लिए आप ऐसे भी बैकवर्ड बेंड भी होने के लिए तैयार हो, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो आप। तो किसी की मदद करने के लिए, किसी काम को करने के लिए यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत मेहनत कर रहे हो, मीन्स यू आर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स। ब्रिंग टू द टेबल, चलो देखते हैं वो क्या लेके आता है टेबल पर, मतलब वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है। लेट्स सी व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, देखते हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो क्या कंट्रीब्यूट करता है। ऑफ द हुक, अभी आप ऐसे लटके हुए हो और ये किसी के पास है, आप इस हुक से ऑफ हो गए, मतलब आप फ्री हो गए, एक डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आ गए। तो इफ यू आर ऑफ द हुक मतलब आप उस हुक से बाहर आ गए, मतलब आप डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ गए। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, यस और नो माय चैंपियंस। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे।
डेटा एंड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म समझते हो क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। मतलब पावर क्या है, डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल, कोई पोर्टल की बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। पहले आप समझाओगे फिर हम, सॉरी पहले आप पढ़ोगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। दिस वीक, इस हफ्ते नीति आयोग ने पार्टनरशिप की। किसके साथ पार्टनरशिप करी? नीति आयोग समझते हो क्या होता है? पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको नीति आयोग बना दिया गया था। तो उसने पार्टनरशिप करी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो NCAER के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी और इन दोनों ने मिलके लॉन्च किया है नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम। तो इन्होंने एक फोरम बनाई है जो कि एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एग्रीगेट मींस कंबाइन करेगा डेटा को और एनालिसिस करेगा स्टेट के फाइनेंसेस में, स्टेट के में कैसे मनी मैनेजमेंट हो रहा है। ये क्या देगा? ये प्रेजेंट करता है स्टेट वाइज रिपोर्ट्स। तो हर स्टेट की रिपोर्ट आएगी जिसमें क्या क्या मेंशन होगा, जिसमें मेंशन होंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पे, माइक्रो मीन्स छोटे लेवल पे। तो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होंगे, वो नंबर्स होंगे जो इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। टैक्स से कितना पैसा आया स्टेट के पास, नॉन टैक्स जो टैक्स रेवेन्यू नहीं है उसके अलावा रेवेन्यू जो होता है उससे कितना पैसा आया स्टेट के पास। साथ ही साथ उस स्टेट में ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स का मतलब है ह्यूमन की लाइफ के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, जैसे कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स कितना है, कितने बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, लिटरेसी लेवल्स क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना है, वहाँ रोजगार कितना है, और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, और पहले कैसे कैसे चीजें चलती आ रही हैं इन द डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटने में। तो सेंट्रल फंड्स, जो सेंटर के फंड्स कैसे बटे हैं, वहां पे किस स्टेट को कितना मिला है, कैसे मिला है, उसने वो फंड कहाँ यूज किया है, ये सारी की सारी डिटेल्स वो पोर्टल बताएगा। एट अ टाइम, एक ऐसा समय जब सेंटर और स्टेट के जो रिश्ते हैं वो रिन्यूड स्क्रूटनी में, रिन्यूड मीन्स नई, स्क्रूटनी मीन्स जांच। तो सेंटर और स्टेट के रिश्ते के ऊपर जब एक नई जांच हो रही है, पर्टिकुलरली और स्पेशली मेनली कहाँ हो रही है? सदर्न स्टेट्स में हो रही है, साउथ की स्टेट्स में हो रही है, जहां पे फिस्कल फेडरलिज्म। तो साउथ की स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि फिस्कल मीन्स पैसे से रिलेटेड, फेडरलिज्म मीन्स पावर्स का डिवीजन, एक कितने लंबे टाइम से, लॉन्ग स्टैंडिंग मीन्स लंबे टाइम से, फ्लैश पॉइंट मीन्स लड़ाई का पॉइंट रहा है। तो सदर्न स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में लड़ाई रहती है, किस चीज की वजह से? फिस्कल फेडरलिज्म की वजह से, कि उनको किस तरीके से उनको रेवेन्यू का शेयर मिल रहा है। तो अब ये जो पोर्टल आया है, ये एक टाइमली, एक समय पर आने वाला, बिल्कुल सही समय पर आया है और इसको हम वेलकम करते हैं, बहुत ही अच्छा कदम है। द डेटा इज नॉट न्यू, कोई डेटा नया नहीं है। ड्रॉन एज इट इज, उसको बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी किया गया है। कहां से कॉपी किया गया है? स्टैब्लिश सोर्सेस से। मतलब डेटा कोई नया जनरेट नहीं हो रहा, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश जगह थी, जैसे कि 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो काउंटिंग वगैरह हुई थी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो हर कुछ टाइम में लेबर फोर्स का सर्वे होता है, और रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टेट की फाइनेंसेस की रिपोर्ट होती है, उन सबका ही डेटा अब एक जगह ला दिया गया है। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ यही कह रहा है कि एक नया पोर्टल आएगा, उसमें सारी डिटेल्स होंगी, ये एक अच्छा कदम है। ट्रांसपेरेंसी जितनी हो उतनी अच्छी होती है, और ये सारा का सारा डेटा अलग अलग जगहों से एग्रीगेट कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है।
पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन, चलो अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे। एक तो मुझे लॉन्च्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। ये बता दो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ये बता दो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। इस सेंटेंस का टेंस बता दो। टाइमली का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। दिस एडजेक्टिव है, वीक नाउन है। वैसे अगर इस पूरे को देखोगे तो ये एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि ये व्हेन का आंसर दे रहा है। नीति आयोग नाउन हो गया। इन पार्टनरशिप विद, किसके साथ पार्टनरशिप हो रही है, ये भी एक पूरा फ्रेज है। अलग अलग करोगे तो ये प्रपोजिशन है, ये नाउन है, ये भी प्रपोजिशन है। द आर्टिकल है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नाम है तो ये पूरा नाउन है। लॉन्च्ड वर्ब है, द आर्टिकल है, नीति एनएसीआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम में पूरा का पूरा नाम है तो ये नाउन है। आ आर्टिकल है, पोर्टल नाउन है, एग्रीगेटिंग V1 प्लस ING है, डेटा नाउन है, एंड कंजंक्शन है, एनालिसिस नाउन है, ऑन प्रपोजिशन है, स्टेट फाइनेंसेस पूरा नाउन है। लॉन्च्ड वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, नीति आयोग। ये कॉमा कॉमा के बीच में था, इसका मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ये आपका ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है, एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ये ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। रिन्यूड एडजेक्टिव था। जिन लोगों को लग रहा है रिन्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, नहीं बेटा, रिन्यूड एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। कैसी स्क्रूटनी, नई स्क्रूटनी, तो ये एडजेक्टिव था इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही थी। यहाँ पे भी ये ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है। हैज के साथ बीन लग रहा है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये भी एक्टिव पैसिव नहीं है क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टाइमली आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। टाइमली नाउन के साथ एलवाई लगता है, वो एडजेक्टिव बनाता है। मूव नाउन था, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये भी एडजेक्टिव है। वेलकम और टाइमली भी एडजेक्टिव है। ड्रॉन का कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि एक कॉमा के बाद लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। स्कोर्स एवरीवन। चलिए अगला पैराग्राफ रीड करेंगे। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, हाउएवर इट्स कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन अक्रॉस स्टेट। लेकिन ये जो कंपैरिजन होगा कि इस स्टेट में इतना है, इस स्टेट में इतना है, तो हर स्टेट्स के बीच में, अक्रॉस स्टेट्स मीन्स सारी स्टेट्स के बीच में जो कंपैरिजन होगा, ये क्लैरिटी लेके आएगा, ये साफ कर देगा कि डाइवर्स, डाइवर्स मीन्स वेरिड, अलग अलग।
कितनी ज्यादा अलग अलग फिजिकल रियलिटीज है इंडिया की, मतलब कितना ज्यादा अलग अलग लेवल पे हैं सारी स्टेट्स। ऑफरिंग ये क्या देगा, एक स्ट्रक्चर्ड लेंस देगा। लेंस का मतलब क्या होता है, एक देखने का नजरिया। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड नजरिया देगा ये, जिसके थ्रू हम ये इस बात को इवेल्युएट कर पाएंगे। असेस मींस जांच कर पाएंगे। किस चीज की जांच कर पाएंगे, डिस्पैरिटीज मतलब इनइक्वालिटीज की, और डेवलपमेंट की, कि स्टेट्स के आपस में कितनी इनइक्वालिटीज हैं, कितने अलग अलग लेवल पे हैं सारी स्टेट्स। कंसर्न्स, चिंताएं परसिस्ट करें, परसिस्ट मींस बनी हुई है, चिंताएं बनी हुई हैं अबाउट द क्वालिटी ऑफ, कि कितना क्या क्वालिटी है इकोनॉमिक डेटा की इंडिया में, कि इंडिया में जो डेटा है वो सही भी है या गलत है। एंड दिस पोर्टल, और ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये इससे इम्यून नहीं है। इम्यून का मतलब क्या, इससे बचा हुआ नहीं है। इसमें भी जो डेटा हो सकता है वो गलत हो सकता है। रिलाइंग, क्यों, क्योंकि ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इम्यून का मतलब होता है बचा हुआ होना, क्योंकि ये भी एग्जिस्टिंग सोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है। जो अभी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसी का डेटा यूज कर रहा है। तो अगर वो डेटा सही नहीं है तो हो सकता है इस प्लेटफॉर्म में भी जो डेटा जाएगा वो भी सही नहीं होगा येट। लेकिन फिर भी जब इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा एक यूजर फ्रेंडली, कि यूजर आराम से उसको एक्सेस कर पाए, और कंपैरेटिव फॉर्मेट में, और हर स्टेट्स का कंपैरिजन हमको पता लग जाए, तो ये हेल्प करेगा एंकर करने में। एंकर करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सपोर्ट करने में। किस चीज को सपोर्ट करने में, कंटेंशियस डिबेट्स। कंटेंशियस में जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है, सच एज अराउंड, कि लोग कहते हैं कि भाई रेवेन्यू शेयरिंग, किस स्टेट को कितना रेवेन्यू मिल रहा है। पार्लियामेंट्री डीलिमिटेशन, पार्लियामेंट्री डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि किस स्टेट की कितनी बाउंड्री है, वहां से कितने लोग अपॉइंट हो रहे हैं। तो इन सब चीजों में जो लड़ाइयां चल रही हैं, उन सब चीजों की जो लड़ाई है वो थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी। सपोर्ट होने का मतलब क्या है, लोगों के पास डेटा आ जाएगा, उसका फैक्ट्स आ जाएंगे, तो वो लड़ाई में कोई गलत नहीं बोल पाएगा, फैक्ट्स के हिसाब से ही बातें होंगी। इन फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स से बातें होंगी, ना कि सेंटिमेंट से, ना कि इमोशन से। अभी तक क्या था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे ये सब डेटा दिया हुआ था, कंपैरिजन हो रहा था। तो अब अगर कोई भी कुछ बात करेगा तो वो फैक्ट के बेसिस पे करेगा। वाइल दीज इश्यूज, हालांकि ये जो इश्यूज हैं ये सीरियस हैं, दे आर पार्ट ऑफ, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है एक बहुत ही बड़े सेट ऑफ चैलेंजेस का। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो किससे बंधे हुए हैं, फिजिकल रिलेशन से, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसे को लेकर रिश्ता है, और पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, और पॉलिटिक्स में जो पावर शेयर हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। द इफेक्टिव यूज ऑफ सच डेटा, अब ये जो डेटा आएगा इसको अच्छे से यूज करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, ऑन ऑनगोइंग एंगेजमेंट, कि अभी स्टेट्स के द्वारा क्या एंगेजमेंट चल रहा है, क्या चीजें चल रही है, स्पेशली थ्रू कौन से इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे कि 16th फाइनेंस कमीशन आ गया है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पे पावर डिवाइडेड है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ये इक्विटेबली काम करे, इसमें कोई घोटाले ना हो, बराबरी के साथ हर स्टेट को कंसिडर किया जाए, तो रीजनल डेटा जो है, हर जगह का जो डेटा है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो फेयर रिप्रेजेंटेशन करें, हर स्टेट को अपना हिस्से का रिप्रेजेंटेशन मिले, रिसोर्स एलोकेशन फेयर हो, हर स्टेट को उतनी रिसोर्स, सबको बराबरी से रिसोर्सेज मिले, और हर स्टेट के ऊपर बराबरी से जिम्मेदारी हो एडमिनिस्ट्रेशन की। तो बेसिकली ऑथर ने यही बोला कि भाई ये पोर्टल आएगा तो स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन पता चलेगा, किस स्टेट को ज्यादा पैसा मिला है, किस स्टेट को कम पैसा मिला है, ये सब पता चलेगा, किस स्टेट में रेवेन्यू ज्यादा हुआ है, किस स्टेट में कम हुआ है। तो अब जितनी भी बातें होती है ना स्टेट्स में, जो लड़ाई वाले इश्यूज हैं, एक लड़ाई का इशू क्या होता है कि हमको पैसा नहीं मिल रहा, दूसरा लड़ाई का इशू क्या होता है कि हमारे स्टेट में से ज्यादा लोग पार्लियामेंट में नहीं है, ज्यादा सीट्स नहीं है। तो ये सारे, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है, उनके पास ज्यादा है, हमको उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, उनको ज्यादा मिल रहा है। तो ये सब लड़ाई वाले जो इश्यूज है ना, लड़ाइयां तो होंगी, लेकिन अब सच्चाई के बेसिस पे होंगी, फैक्ट्स के बेसिस पे होंगी, क्योंकि ये पोर्टल सारे के सारे फैक्ट्स बताएगा। समझ में आ रहा है? चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि जो डिस्कशंस हो रहे हैं फेडरलिज्म पे, पावर्स के बटाव पे, ऑफन गेट वो किस चीज पे रिड्यूस हो जाता है, मतलब उनकी वैल्यू, मतलब किस चीज के ऊपर डिस्कशन होता है? नैरो। नैरो मीन्स बहुत ही छोटी सोच के, और पोलराइज। पोलराइज मीन्स इतना ज्यादा बटाव है, उन चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है। जैसे कि डिबेट किस चीज पे चल रही है स्टेट्स और सेंटर में? अराउंड द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, 3 लैंग्वेज की पॉलिसी पे। या फिर कॉल्स हो रहे हैं, कॉल्स मीन्स डिमांड हो रही है डिफर, डिफर मीन्स पोस्टपोन कर दो डिलिमिटेशन को। तो इन सब चीज़ों के ऊपर स्टेट्स और सेंटर लड़ते रहते हैं। यही छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर जो मेन मुद्दे के टॉपिक्स हैं उन पे तो लड़ते ही नहीं है। डिलिमिटेशन समझते हो? डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना एरिया होगा, कितने कितने एरिया में कितने लोगों को रखा जाएगा जो वोट से इलेक्ट होंगे, तो वो बाउंड्री सेट करने को बोलते हैं डिलिमिटेशन। ओवर सेंट्रलाइजेशन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, सेंट्रलाइजेशन होगा चीजों का, एक ही जगह से सारी चीजें होंगी, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा? ब्रीड मीन्स प्रोड्यूस, तो इससे प्रोड्यूस होगा डिसकंटेंट। डिसकंटेंट मीन्स डिससैटिस्फैक्शन, लोग संतुष्ट नहीं होंगे, स्टेट संतुष्ट नहीं होंगी। वाइल रीजनल रेजिस्टेंस, और अगर स्टेट गवर्नमेंट खिलाफ हो जाए किसी चीज के, तो इससे क्या हो जाएगा? पैरोकियल बन जाएंगे। पैरोकियल मीन्स नैरो माइंडेड बन जाएंगे, छोटी सोच वाले बन जाएंगे। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी सोच में छोटी ना रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने पास सारी पावर ना ले ले। तो एक बैलेंस की जरूरत है, और उस बैलेंस के लिए क्या चाहिए? कोऑपरेशन चाहिए, कि दोनों मिलजुल के काम करें, और जो रूटेड, रूटेड मीन्स बेस्ड, और जो किस में बेस्ड हो? एविडेंस में। एविडेंस मीन्स सबूत में। एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन, म्यूचुअल रिकॉग्निशन आपस में समझें, किस चीज को पहचाने कि हर किसी स्टेट की रियलिटी अलग अलग है। डाइवर्स मीन्स वेरिड, तो हर किसी स्टेट की रियलिटी अलग अलग है, इस बात को समझना पड़ेगा। जो लीडर्स हैं न्यू दिल्ली में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो स्टेट कैपिटल्स में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं, उनको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और किस स्पिरिट के साथ काम करना पड़ेगा? किस कह सकते हैं किस सोच के साथ काम करना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो, कहीं भी कोई घोटाले ना हो, सब कुछ लोगों को सामने रहे, एंड ट्रस्ट और विश्वास। जो नया डेटा प्लेटफॉर्म आया है, ये हर चीज का सोल्यूशन तो नहीं है। पैनेशिया मीन्स एवरीथिंग सोल्यूशन ऑफ फॉर ऑल, हर चीज का सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय, एक बहुत ही विश्वसनीय स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि एक टूल बनाया जा रहा है जो फोस्टर करेगा। फोस्टर मीन्स ग्रो करवाने में हेल्प करेगा। इन्फॉर्म, जहां पे हमें पता हो। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मीन्स बहुत ही प्रैक्टिकल। कन्वर्सेशंस होंगे, बातचीत होंगी गवर्नेंस को लेके, डेवलपमेंट को लेके, और इंडियन फेडरलिज्म के फ्यूचर को लेके। तो ऑथर ने क्या बोला? ये मतलब ऑथर की जो टोन है वो कैसी है? ऑथर ने अपलॉड किया है, तारीफ करी है कि ये पोर्टल बहुत बढ़िया है, इससे अब कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, हर बात जो होगी वो डेटा से होगी, हर बात सच्चाई से होगी, और बहुत अच्छे डिस्कशंस होंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। समझ आया पैसेज? टोन कैसी है? एनालिटिकल है, बिल्कुल एनालिटिकल है। डेटा जो दिया हुआ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो दिए गए हैं, उसके बेसिस पे एनालाइज किया है ऑथर ने। कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव टोन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टोन एक तरीके से। तो पॉजिटिव बताया गया है इस पोर्टल के बारे में, अच्छा अच्छा बोला गया, तो इस तरह की टोन होती है कंस्ट्रक्टिव। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टोन का मतलब क्या होता है? कि प्रॉब्लम्स को बताते हुए कह रहे हैं कि ये अच्छा है, मतलब प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ पॉजिटिव भी। इस तरह की टोन को बोलते हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। एंड लास्ट इज एडवाइजरी। ऑथर ने लास्ट में सजेशन दिया है, किसको सजेशन दिया है? लीडर्स को सजेशन दिया है कि वो बातचीत करें और चीजों को ठीक करें। हेलो, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। यू वांट टू कम इन द क्लास? यस, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। डूड्स कम, चलो आंसर दिस क्वेश्चन everyone. First question, just 1 second. हाँ, mama is taking. चलो students answer first question everyone. हाँ, is issue visible? Dudu, say hello. Say hello to everyone. Say hello. Say hello. Saying hello. डुडू, सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? अच्छे? यू नो व्हाट, ईश्वी का सबसे पहला वर्ड क्या था? अच्छा है। एक बार बोल के दिखा दो, अच्छा है।
से अच्छा है, लुक देयर, से अच्छा है, चलो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। चलो लेट्स लुक एट दीज क्वेश्चंस नाउ। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक अंडरलाइन चैलेंज है जो नीति NCAER के पोर्टल की इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट कर सकता है? तो ऑथर ने क्या बोला था? ऑथर ने बोला था कि डेटा विश्वसनीय नहीं है। डेटा के अंदर क्या हो सकते हैं? डेटा के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, डेटा पे विश्वास नहीं कर सकते। तो आंसर इज व्हाट? द फोरम्स डिपेंडेंस ऑन प्री एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक डेटा सोर्सेज दैट मे हैव एक्यूरेसी इश्यूज। आंसर इज सी। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे एवरीवन? पैसेज ने ओवर सेंट्रलाइजेशन को क्या बोला है? अगर ओवर सेंट्रलाइजेशन होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है। डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है तो व्हाट इज द आंसर? यस, रीजनल डिसकंटेंट और रिश्ते खराब हो जाएंगे। आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फोरम का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस है कि स्टेट वाइज कंपैरेटिव डेटा मिल जाए एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे, फिजिकल, हर तरह की चीजों पे कंपैरेटिव डेटा मिल जाए। राइट, आंसर इज सी। चलो लेट्स मूव टू स्किमिंग नाउ। एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया। 4700 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट उतने लाइक्स नहीं है। द अदर स्पेस रेस, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ सैटेलाइट नेट। चलो डू इश्वी नो यू आर चेंजिंग द स्लाइड्स। चलो स्किमिंग करेंगे एवरीवन, प्लीज स्किम द पैसेज। ओके, सो पैसेज क्या कह रहा है? इंडिया में अभी भी वो रीजन्स हैं जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स कभी नहीं पहुंच सकती, सेल्यूलर टावर्स बहुत कम हैं। तो स्पेस एक्स ने पार्टनरशिप करी है एयरटेल और जियो के साथ कि ये स्टारलिंक की सर्विसेज इंडिया में एक्सपैंड करेगा। तो एक बहुत ही बड़ा चेंज आ जाएगा कनेक्टिविटी में, इकोनॉमिक पावर में। ये जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है? एक का फायदा एक का नुकसान, ऐसा नहीं है, सबके फायदे हैं। एयरटेल और जियो के लिए स्टारलिंक जो है हाई स्पीड इंटरनेट देगा उन एरियाज में भी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं। स्पेस एक्स के लिए क्या फायदा है कि बहुत बड़ी मार्केट उसके लिए ओपन हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी को चैनल किया जाएगा। बट फिर भी ये अग्रीमेंट सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत सारा जियो पॉलिटिक्स भी है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो मिक्स होता है नेशनल सिक्योरिटी से, सोवरेनिटी से। एक ऐसी रियलिटी जो बहुत ज़्यादा सामने आ गई जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्बिट्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्बिट करता है 550 किलोमीटर अबव अर्थ। तो बेसिकली पूरा का पूरा पैसेज क्या कह रहा है? पूरा का पूरा पैसेज कह रहा है कि एयरटेल और जियो ने पार्टनरशिप करी है स्टारलिंक के साथ हाई स्पीड इंटरनेट देने की उन एरियाज में जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, जहां पे कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा स्किम करके मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ मेन आइडिया क्या है? लेकिन इस बात का एक डर है। इस बात का डर क्या है कि बिजनेस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। तो भाई अब डर बैठ जाएगा कि स्टारलिंक तो यूएस का है, तो ये यूएस को कहीं ना कहीं हमारे ऊपर फायदा दे देगा।
इंडिया के ऑप्शंस क्या थे कि हम वेट करें कि हमारे खुद में ही, खुद की कंट्री में ऐसा कोई अल्टरनेटिव बने और हम उसको यूज़ करें, या हम दूसरी कंट्री से पार्टनर करें। लेकिन स्टारलिंक को हमने चूज़ किया है तो ये कुछ चेंजेस दिखाता है। इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक अलायंस को चूज़ किया, मतलब यूएस को चूज़ किया है, कोई अथॉरिटेरियन मतलब चाइना वगैरह को चूज़ नहीं किया। फिर जो मोनोपोलिस्टिक कंसर्न है कि स्टारलिंक सबके ऊपर अपनी कमांड बना लेगा, इसको भी हम हटा नहीं सकते। 7 सैटेलाइट ऑलरेडी ऑर्बिट में है, स्पेस एक्स के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, सबसे लो अर्थ की ऑर्बिट स्पेस एक्स के पास ही है। और वन वेब जो है इसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन उसमें 650 से कम सैटेलाइट्स हैं, और अमेजोन का प्रोजेक्ट कुइपर बहुत छोटा है। तो ऐसा लग रहा है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर है, स्टारलिंक मोनोपोली बना लेगा और इसमें प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। तो ऑथर ने बेसिकली क्या बोला कि एक तो तरीका था कि हम इंडिया का ही वेट कर दे कि इंडिया का कोई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग बने, हम उसको यूज़ करें, लेकिन बन ही नहीं रहा था, तो हमने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर ली। स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप किया तो हम ये देख रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी के साथ, यूएस एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी अथॉरिटेरियन या किसी डिक्टेटरशिप के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें भी थी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि स्टारलिंक जो है मोनोपोली बन जाएगा, क्योंकि कोई उसका कंपटीशन में ही नहीं है। वो सबसे लो अर्थ ऑर्बिट में है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स को वो चलाता है, 7,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स चलाता है। उसका जो कॉम्पिटिटर है उसमें 650 से कम सैटेलाइट है, मतलब स्टारलिंक का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो मोनोपोली बन सकती है और अपने हिसाब से फिर वो प्राइसेस ले सकता है। लास्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। बेटा करेंगे, पैराजम्बल का क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, डोंट वरी। रिस्क क्या है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो है इन्फ्लुएंस कर लेंगी। ये भी देखा गया था, स्पेस एक्स ने क्या किया था, यूक्रेन का स्टारलिंक एक्सेस खत्म कर दिया था जब ऑपरेशंस चल रहे थे। तो ऐसा लग रहा है यूएस जो है हमारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस में टांग अड़ा सकता है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ये जो कंट्रोल करेगा स्टारलिंक अब, इसको हम डिजिटल सोवरेनिटी सिनेरियो बोल सकते हैं, जहाँ पे नेशंस के पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशंस पे। चाइना में गुओ वांग है, वो चाह रहा है कि मुझे ये पोजीशन मिल जाए, चाइना अपना डिजिटल चीज़ों को खुद कंट्रोल करे। उसने अपना सिस्टम बनाया है, स्टेट कंट्रोल एसेट है, चाइना ही कंट्रोल करता है। लेकिन ज़रूरी क्या होता है हाई इकोनॉमिक वैल्यू में, लेकिन लो जियोपॉलिटिकल कंट्रोल इक्वेशन इज द कैटेगरी ऑफ मार्केट डोमिनेंस। मार्केट डोमिनेंस की कैटेगरी होती है कि मतलब कंट्री के पास अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर रही है। स्टारलिंक करंटली ऑपरेट करता है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, मतलब स्टारलिंक को हम यूज़ कर सकते हैं, स्टारलिंक बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री का कंट्रोल यूएस के पास चला जाएगा। इसको हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं कि हम इसको इंडियन कंपनीज के थ्रू लेके आए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेस सेवर ही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडियन कंपनीज के थ्रू आ रहा है, बट आ तो स्टारलिंक ही रहा है, कंट्रोल तो उसी के पास है। तो ऑथर इस पूरे पैराग्राफ में बस एक ही बात कह रहे हैं कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है, इंटरनेट मिल जाएगा लोगों को, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बस प्रॉब्लम एक ही है कि इंडिया का कंट्रोल यूएस के पास चला जाएगा, इंडिया के डिजिटल कम्युनिकेशन का कंट्रोल यूएस के पास चला जाएगा। और किसी भी कंट्री को अपना कंट्रोल दे देना डिजिटल नेटवर्क्स का, वो एक थोड़ा सा खतरनाक चीज होती है, चाइना नहीं देता है। पैसेज समझ आया सभी को? स्किमिंग करिए, स्किमिंग का मतलब हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है। तो चिंता वाली बात क्या है? चिंता वाली बात यही है कि यूएस के पास कंट्रोल चला जाएगा डिजिटल कम्युनिकेशंस का। आंसर इज बी, सोवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंस। बेटा लास्ट क्वेश्चन, अमेजन का प्रोजेक्ट जो है कुइपर, उसके बारे में क्या बोला था ऑथर ने? अमेजन के प्रोजेक्ट के बारे में कहीं स्टैंड ही नहीं करता। अमेजन का जो प्रोजेक्ट है कुइपर, वो बहुत ही कमजोर है स्टारलिंक के आगे, सरपास कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, नहीं डिफेंस पे काम करता है, नहीं गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव, ऐसा भी नहीं बोला। हाँ
अभी अर्ली स्टेजेस में, अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं है। आंसर इज डी। चलो मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे सभी लोग, देखते हैं कितने ईडियम्स आप लोगों को याद हुए। ऑन द सेम वेवलेंथ मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे में। ब्रेक द इंटरनेट, वायरल हो गई वो चीज़। बेंड ओवर बैकवर्ड, बहुत एफर्ट लगाना किसी काम के लिए। ब्रिंग टू द टेबल, क्या कंट्रीब्यूट किया है। ऑफ द हुक, प्रॉब्लम से बाहर आ जाना। सी, ई, ए, बी एंड डी। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग लिखेंगे। जिम्मेदारी सबको पूरी करनी है, राइट। 40% डिस्काउंट की लास्ट डेट कल है, इसके बाद आपको 40% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बहुत दिनों से चल रहा था 40% का डिस्काउंट, अब बंद हो जाएगा फाइनली। तो जितने भी बच्चे हैं जो अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, मेक श्योर करो कि आप परफेक्शन और एडिटोरियल 2 घंटे इंग्लिश को रोज दो। आपको मात्र 1499 रुपीज़ का पड़ रहा है, जिसमें आपको पूरा 1 साल का मिलेगा। सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे बैचेस मिलेंगे। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 2 या 3 रुपीज़ पर क्लास पड़ता है, इससे भी कम पड़ता होगा। बट उसके लिए आपको क्लासेस में रेगुलरली आना पड़ेगा। 2 घंटे इंग्लिश को रोज़ देने पड़ेंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप 1 महीने भी रेगुलरली आ गए, आपकी इंग्लिश का लेवल कहाँ से कहाँ हो जाएगा। तो मेक श्योर करो, टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज टाइम इज़ एवरीथिंग। समय ही सब कुछ है। अगर सिर्फ इंग्लिश लेना है तो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यस ऑफिसर ऐप पे जाके। NB40 कोड लगा देना, बट कल रात 12 बजे से पहले पहले। अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैंकिंग एग्जाम्स, तो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे। प्रीमियम का मतलब है ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल एग्जाम्स, ऑल बैंकिंग एग्जाम्स। इसमें कोड लगेगा सफलता, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में आज से ही आना स्टार्ट करो। प्रोफेशनल बैचेस क्लासेस, लाइव क्लासेस होती हैं आपकी मंडे टू फ्राइडे 11 AM, और रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको बहुत सारी मिलती ही मिलती हैं। अब आ जाते हैं पैराजंबल पे। बड़ा ही प्यारा पैराजंबल आज हम करने वाले हैं, तो आई होप सभी को विजिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस का पैराजंबल है। कुछ बच्चे इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लेना। चलो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी पैराजंबल का? सबसे पहला स्टेप होता है रीडिंग। तो हमने रीड किया। इट अल्टीमेटली मीन्स, इसका मतलब है फाइनली कि लोगों को एक पॉपअप मिलेगा। इट लिखा हुआ था, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। जो उनको बोलेगा कि आप कुकीज़ को ऑन कर लो या ऑफ कर लो। दिस सजेस्ट, दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये सजेस्ट करता है कि फर्म जो है अपनी दूसरी अप्रोच को नहीं छोड़ रही है, लेकिन एक थर्ड पार्टी कुकी सिस्टम जो है साथ के साथ ऑपरेट करेगा। इन अ सरप्राइज मूव, एक सरप्राइज कदम लिया। गूगल ने एक प्लान को अनाउंस अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, जो पहले उसने 4 साल पहले अनाउंस किया था कि वो थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक कर रहा था। हो सकता है। कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड होती हैं, जो एडवर्टाइजर्स को अलाउ करते हैं, जिससे कि वो इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं और एडवर्टाइजिंग आपके हिसाब से दे सकते हैं। हो सकता है ये हमारा व्यू रहा है कि थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक करना एक अच्छा स्टेप होगा कंज्यूमर्स के लिए, ऐसा स्टीफन बोनर ने बोला। स्टार्टिंग नहीं हो सकता, बीच की बात है। यूके का जो डेटा प्राइवेसी वॉचडॉग है उसने बोला कि वो डिसअपॉइंटेड है इस डिसीजन से। कौन सा डिसीजन भाई? स्टार्टिंग नहीं हो सकता। गूगल ने बोला कि वो एक नई अप्रोच लेके आएगा जो यूजर्स को इन्फॉर्म चॉइस देगा, जो वेब ब्राउजिंग में अप्लाई होगा, और वो नए नए स्टेप्स डिस्कस कर रहा है रेगुलेटर्स के साथ। इट कौन बीच की सी बात है कही, है ना। इसी स्टेप के बारे में और बताया गया है। तो
इंट्रोड्यूस किस में किया है पूरे पैराजंबल को? सी में, कि गूगल ने एक चीज अनाउंस की है कि वो थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक कर देगा। कुकीज का नाम लिया तो पहले बता दो कुकीज क्या होती है। तो कुकीज होती हैं छोटी छोटी फाइल्स। तो गूगल ने एक चीज अनाउंस करी कि पहले वो एक प्लान था कि वो थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक करता था, अब वो उस प्लान को अबैंडन कर रहा है। तो ये चीज को छोड़ रहा है, तो नई चीज क्या कर रहा है? एक नई अप्रोच है जो यूजर्स को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस देगी और आगे के स्टेप्स को वो क्या कर रहा है? डिस्कस कर रहा है। चलो इतना समझ में आया। सी और डी के बाद जी आएगा। अब एक बार बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ते हैं और उनके कुछ कुछ पेयर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इट अल्टीमेटली, इसका फाइनली मतलब क्या है? कि लोगों को एक पॉपअप दिखेगा जो उनको बोलेगा कि आपको कुकीज को ऑन करना है या ऑफ करना है। तो यूजर्स को इन्फॉर्म्ड चॉइस दी जा रही है। यूजर्स को इन्फॉर्म चॉइस दी जा रही है, इसका मतलब क्या है? कि लोगों के ऊपर होगा कि उनको ऑन करना है या ऑफ करना है। क्या जी और ए का पेयर समझ में आ रहा है? यूजर्स को इन्फॉर्म चॉइस दी जा रही है, इसका मतलब क्या है? लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ऑन करना है या ऑफ करना है। तो जी में जो दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन ए में है। चलो बाकी स्टेटमेंट्स भी अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ये सजेस्ट करता है कि फर्म जो है ऑल्टरनेटिव अप्रोच को अबैंडन नहीं कर रहा है, जबकि एक थर्ड पार्टी कुकी बेस्ड सिस्टम आ रहा है कि वो साथ में ऑपरेट करेगा। कौन सी चीज सजेस्ट करती है? ये वाली चीज। एक नई अप्रोच आ रही है, तो ये अप्रोच क्या सजेस्ट कर रही है? कि ये अपनी पुरानी अप्रोच को नहीं छोड़ रहा, एक नया थर्ड पार्टी कुकी बेस्ड सिस्टम आ रहा है जो कि ऑपरेट करेगा पैरेलल में। तो दिस सजेस्ट, कौन सी चीज सजेस्ट कर रही है? ये। तो बी भी यहीं पर आएगा। चलो आगे देखते हैं। ये हमारा व्यू है कि थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक करना एक पॉजिटिव स्टेप होगा कंज्यूमर्स के लिए, ऐसा स्टीफन बोनर ने बोला। तो यूके के डेटा प्राइवेसी वॉचडॉग ने बोला कि उसको ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि उनका व्यू ये है। तो यूके डेटा प्राइवेसी वॉचडॉग मतलब जो इस टॉपिक पे नजर रखता है, और उनका ही एक इंसान की बात करी, मतलब एफ और ई का पेयर था। पहले बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? तो हमने कुछ कुछ पेयर्स बनाए। एक हमारा पेयर बना था सी और डी का, एक हमारा कॉम्बिनेशन बना एफ और ई का, और एक हमारा कॉम्बिनेशन बना जी, बी और ए का। ये तीनों कॉम्बिनेशंस क्लियर है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम? गूगल ने कुकीज को ब्लॉक करने वाला जो प्लान था वो अबैंडन कर दिया। कुकीज क्या होती हैं? सी और डी। गूगल ने बोला कि एक नई अप्रोच है जो कि इन्फॉर्म चॉइस देगी। इन्फॉर्म चॉइस क्या होगी? कि लोगों को एक पॉपअप मिलेगा कि ऑन करना है ऑफ करना है। तो जी के बाद ए आ रहा था, ये हमको समझ में आया। बी ये सजेस्ट करता है कि फर्म पुरानी वाली को अबैंडन नहीं कर रही है, एक नई वाली को चूज कर रही है। तो कौन सी बात? यहाँ पे एक न्यू अप्रोच सिलेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? पुरानी वाली अबैंडन नहीं हो रही है, एक थर्ड पार्टी कुकी बेस्ड सिस्टम ऑपरेट हो रहा है साथ के साथ। तो जी का ही एक्सप्लेनेशन बी में था। चलो अब ये आइडेंटिफाई करना है। सी डी स्टार्टिंग में आ गया। अब बस ये आइडेंटिफाई करना है कि जी ए बी पहले आएगा या फिर एफ ई पहले आएगा। तो पहले पूरा डिसीजन बता दोगे फिर बोलोगे कि अच्छा नहीं लगा। तो पूरा डिसीजन बताया है जी बी ए में, फिर बोलोगे अच्छा नहीं लगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या है? सी डी जी बी ए एफ एंड ई। ये मेंस लेवल है, इसलिए हो सकता है कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा होगा। जो बच्चे अभी बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको डिफिकल्ट लगा होगा, बिकॉज इट वाज मेंस लेवल। हम किसी दिन प्री लेवल, किसी दिन मेंस लेवल, ऐसे मिक्स ही करेंगे पैराजंबल्स को। अच्छा मैम, जी ए बी क्यों नहीं हो सकता? जैसे यहाँ पे अल्टीमेटली भी लिखा हुआ था, आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको। इसमें एक हिंट ये भी थी कि अल्टीमेटली का मीनिंग था फाइनली। अल्टीमेटली वर्ड का मीनिंग होता है फाइनली। तो पूरा डिसीजन बताओगे, लास्ट में अल्टीमेटली लगाया। ये पूरा का पूरा डिसीजन था गूगल का, तो इसीलिए फाइनली वाला वर्ड वाला सेंटेंस सबसे लास्ट में लगाया। तो ये भी एक हिंट थी आपके लिए कि ए जो है पूरे डिसीजन के लास्ट में आएगा। क्लियर? जिस बच्चे ने जी ए बी बना दिया था, अल्टीमेटली के बाद फिर से डिसीजन की बात नहीं कर सकते। चलो
तो आई होप समझ में आया होगा सभी लोग को। आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे परफेक्शन की क्लास